कहाँ से लेके आए? ये नहीं चलेगा। Listen guys, focus. See, I think I told you this thing in 11th standard also. Some of you are not preparing for the tests. उनको आना जरूरी था। What? आएगा होमवर्क नहीं था। So the thing is, see, I'll tell you a frank truth and a bitter truth. अगर तुमको ये बर्डन सब लग रहा है फाउंडेशन एंड 12th, तुम बोलोगे नहीं, बट तुम्हारे मार्क्स में दिखेगा यू आर नॉट प्रिपेयरिंग इनफ फॉर CA टेस्ट और 12th टेस्ट। तो मतलब वो आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, तो छोड़ दो CA। इट्स बेटर इफ यू लीव इट राइट नाउ। सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट इट। गिव इट अ थॉट, क्योंकि दूसरा करियर ऑप्शन कर पाओगे। अगर आपको हैवी लग रहा है, CA साथ में नहीं हो रहा है, 12th स्टैंडर्ड के साथ नहीं हो रहा है, लीव इट राइट नाउ। अभी कभी छोड़ दो, अंदाजे में मत रहो, पक्का फेल हो जाओ। लिख के देता हूँ, 14% रिजल्ट है। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 45 का 14% कितना होता है? 7.5। 7 लोग पास होएगा बस आप में से, एज पर ICAI रिजल्ट्स। दैट इज द रेशियो ऑफ ICAI रिजल्ट्स। ऑल इंडिया 1 लाख जन अपियर होता है करीब CA फाउंडेशन एग्जाम में, विथ रिपीटर्स इंक्लूडेड। 14%, 14,000 लोग ही पास होता है। तो आपके क्लास के स्ट्रेंथ के हिसाब से 7 लोग ही पास हो सकता है। दैट इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन द पेपर। पेपर इजी निकला तो करेक्शन डिफिकल्ट निकलता है। तो जो लेवल का प्रिपरेशन चाहिए ना, उसका 20% भी नहीं है कुछ लोगों का। नॉट टेलिंग एवरीवन, और सम ऑफ यू। तुमको अभी लगता है कि तुम टाइम पास करके निकल जाएगा, आगे जाकर फ्लो में हो जाएगा, अभी थोड़ा घूम के आते हैं, अभी थोड़ा टाइम पास करते हैं, थोड़ा सीरीज देख लेते हैं, बाद में पिक्चर देख लेते हैं, थोड़ा एब्सेंट रह रहते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, देखा रिजल्ट मरा के, फिर भी इतना 90% हम लोग का स्कोरिंग रेट था, उसमें भी 60% रिजल्ट आया लास्ट ईयर। तो हम लोग के हाथ में मैजिक नहीं है। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था, हम लोग को पढ़ाएगा, विल ट्राई आवर बेस्ट टू पुश यू थ्रू फाउंडेशन, बट उतना ताकत हम लोग में भी नहीं है इफ यू डोंट पुट एफर्ट्स। तो फ्लो में निकल जाएगा बोट में बैठ के, ऐसा नहीं है, बोट राइड नहीं है, खुद का एफर्ट्स लगेगा आपका। तो अगर एफर्ट्स डाल रहे हो तो पॉजिटिव फ्रेम में रहना कि आएगा मार्क्स और रिजल्ट आएगा। आपको पता है अगर एफर्ट्स नहीं है, रेड लाइन ऑन रिजल्ट, अभी बोल रहा हूं, टुडे जुलाई, रिजल्ट आएगा नेक्स्ट जून में, नेक्स्ट जुलाई इनफैक्ट 12 महीने पहले बोल रहा हूं। फेल होएगा, पक्का फेल होएगा। थिंक ऑफ अल्टरनेट करियर ऑप्शन एंड कीप। इज दिस क्लियर? 2 चॉइसेस है, या तो छोड़ दो, या तो जो है उससे 3 गुना मेहनत डालना है, 3 times द एफर्ट्स। और 1-2 दिन का नहीं है वो चीज, पूरा साल डालना है और इंटर में भी डालना है। क्योंकि मरा के फाउंडेशन में 210 220 आया भी। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स थे जो फाउंडेशन में 210 220 230 लेके पास हुए हैं, इंटर में फेल होंगे। अभी गए हैं इंटर, उनका इंटर स्टार्ट हुआ है, बट फेल होंगे इंटर में। पहला अटेम्प्ट पक्का फेल होंगे, क्योंकि आज तक कोई स्टूडेंट हुआ ही नहीं है क्लियर इंटर में 210 220 बार। हम लोग हिस्टोरिकली देखते आ रहे हैं,
इधर से फाउंडेशन निकल भी गया, 210 220, हाँ राजी खुशी को 200 एकदम डॉट 200 आया। एक जन भी सीए इंटर दोनों ग्रुप क्लियर हुआ ही नहीं है। दे आर गिविंग रिपीट अटेम्प्ट्स। तो 210 220 पास हो गया, इट्स नॉट एन अचीवमेंट, इंटर नहीं होता है, क्योंकि इंटर अगेन देयर इज 14% रिजल्ट। सीए लेवल का जो एफर्ट्स चाहिए ना, ओनली आई कैन सी इन द क्लास 20 to 30% students are putting that efforts. You know that your friends are amongst you. You have to just spot them. The results are in the group. Just find the list and check कौन मेहनत डाल रहा है, कितना डाल रहा है। वो लोग पक्का लिख के देता हूं मैं, फर्स्ट अटेम्प्ट ये फाउंडेशन क्लियर होएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट ये इंटर क्लियर होएगा। वो स्टूडेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मैं बोलता हूं हो जाएगा, फाइनल भी हो जाएगा। ये लेवल से अगर कंटिन्यू किया फाइनल में पढ़ाई, फाइनल भी क्लियर होएगा फर्स्ट अटेम्प्ट। आई हैव सीन द प्रिपरेशन, आई हैव सीन देम फ्रॉम, आप सब लोग मेरे साथ 11th से हो, आई नो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू वेरी वेल। कितना अंदर से लेजीनेस है, कितना अंदर से कैलिबर है, कितना कैपेसिटी है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना आलस में जा रहा है, कितना प्रैक्टिस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, एवरीथिंग आई नो, एवरी वन ऑफ यू आई नो। जो लोग नहीं भी था मेरे साथ 11th में, आई हैव अंडरस्टूड आफ्टर 3-4 months क्या लेवल का कैलिबर है, क्या लेवल का प्रिपरेशन है। नाम लेके बोल सकता हूँ कौन सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा, इधर देख के। आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मेरे को रहेगा। एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स इन द पास्ट, आपने देखा था उस दिन वो आया था मोक्षित, मिले थे ना थोड़ी देर, 2 मिनट। फर्स्ट डे 11th स्टैंडर्ड से आई न्यू दिस गाय विल क्लियर सीए फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। 11th स्टैंडर्ड, नॉट फर्स्ट डे, 11th ईयर पूरा गया तब पता चल जाता है, provided he works in the same sincerity and disciplined way. So it's, again I'm telling you, not, ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम पास हो गया आपके पास चॉइस नहीं है। यू हैव अ चॉइस, 2 ही चॉइस है, या तो छोड़ दो या तो 3 गुना ज्यादा एफर्ट्स डालो। नॉट 10% एक्स्ट्रा, नॉट 20% एक्स्ट्रा, 3 times. If you're solving 1 sum a day, solve 3 sums a day. If you're sitting for 1 hour for practice, sit 3 hours for practice. If you are not sitting at all, छोड़ दो। सीए 12th जैसा नहीं है, और मोटिवेशन के ऊपर चढ़ के जाने का, 2-3 वीक करने का, वापस डाउन होएगा, वापस कोई सर बोलेगा, वापस करेगा, छोड़ दो। वो सीए का कैलिबर का वो बात ही नहीं है। सीए अंदर से आवाज आना चाहिए, मेरे को सीए करना है, मेरे को कॉर्पोरेट में जाने का है, मेरे को सीए का काम करने का है, मेरे को फॉर्म एस्टैब्लिश करने का है, करियर बनाने का है, डिसिप्लिन वैसे पढ़ाई करने का है, तो काम होएगा। मैच सो जाएगा, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेगा, थोड़ा लेट हो जाएगा, कल सुबह ठीक है एक ही लेक्चर है, सैटरडे चलो गरबा खेलने निकल जाएगा, किसी का बर्थडे पार्टी है निकल जाएगा, संडे को ये फलाना टीम का निकल जाएगा, अरे एक ही दिन तो मिलता है वीक में, वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी तुम वो 10% 5% में आ पाएगा। हलवा थोड़ी है, सबको सब चीज करने का है और फिर मलाई भी खाने का है, तो हलवा है क्या? एवरीथिंग यू वांट टू डू, एवरीवन कैन बिकम विराट कोहली और व्हाट, यू हैव टू गिव दैट स्पेशल एफर्ट, ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट अ स्पेशल रिजल्ट। आप स्पेशल एफर्ट्स डालने को रेडी नहीं है, लक तो भाई अगेंस्ट जाता है सीए में, लक सपोर्ट नहीं करता है सीए एग्जाम को, लक गोज अगेंस्ट यू, 20% यू आर राइडिंग अगेंस्ट द वेव इन सीए एग्जाम्स। तुम डॉट 200 का अटेम्प्ट करके आओ, डॉट 200 तुम सोच के आओ कि मैं इतना किया है, डॉट 200 पास पक्का फेल होगा, 20% सीए मार ही देता है तुमको। तुम 270-80 जितना मेहनत करेगा तब जाके 240-50 पे लैंड होएगा, और मिनिमम 240-250 करेगा तब जाके इंटर का चांस है कि फर्स्ट अटेम्प्ट सीए इंटर होगा। 300 पार हुआ ना तब जाके एकदम थोड़ा रिलैक्सेशन है कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट का चांसेस है। 250-260 तो मिनिमम क्रैक करना है इन फाउंडेशन, मिनिमम पास होना है ना सीए फाउंडेशन, हो जाएगा। हम लोग तो धक्का मार के, आप भी थोड़ा एफर्ट्स करके हो जाएगा, लेकिन इंटर में अटकेगा। आई कैन शो यू द रिकॉर्ड्स, पिछले 5-6 साल से हम लोग देख रहे हैं, जो लोग 200 है, 210 है, 215 है, 220 है, 225 तक है, सब फेल, सीए इंटर सब फेल, फर्स्ट अटेम्प्ट सब फेल। और ये रियलिटी है,
कुछ इमेजिनरी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एब्सेंटिज्म का जैसे तुमको लगता है लेजीनेस आता है, वो लेजीनेस को मारने का, फटक से पढ़ाई करने बैठ जाने का, वही टाइम पे पढ़ाई करना मैटर करता है। मोटिवेटेड टाइम पे 2-4 दिन सब लोग करेगा, जिधर मन नहीं होता है ना उधर ही एफर्ट्स डालना होता है। मेरे को रोज सवेरे उठना पड़ता है 6 बजे, यार लेक्चर पे जाने का है, यार लेक्चर पे जाने का है, यार लेक्चर पे। स्टार्टिंग में होता था ऐसा, वही दिन पे जाने का है, डू आई रिमेन एब्सेंट एनी ऑफ द डेज? ये अभी ये साल 2 हो गया हॉलीडे, नहीं तो हॉलीडे में मैं कभी नहीं करता है बीच में, नेवर इवन वंस इन माय 10-year career I do not take a holiday during the lecture, never, it's a record। एक बार नहीं लिया तो जॉइंट हॉलीडे हो गया इसके लिए गया, नहीं तो एक बार नहीं जाता है मैं कभी नहीं। मेरा लेक्चर तुम रेयरली, तुम 11th पूरा देखा रहेगा, मिस किया था कभी भी, कोई रीजन से कैंसिल किया था लेक्चर, बहुत ज्यादा बारिश हो गया, कभी कुछ बोला हुआ, एक आध लेक्चर बारिश का पानी वानी भर गया रहेगा, तब लास्ट मिनट आई टेक अ डिसीजन फॉर दैट। व्हाई? आई नो द इम्पोर्टेंस। तुम एक लेक्चर भी तुम मिस करता है ना, वो एक लेक्चर भी, वो एक मार्क भी उधर फुल परफेक्शन के लिए काम आता है। एवरीथिंग मैटर्स, एवरी डे का प्रिपरेशन मैटर्स, इट इज नॉट अ सिंगल डे प्रिपरेशन, हर दिन का काम है। एवरी डे यू वेक अप, रिपीट द सेम थिंग, एवरी डे यू प्रैक्टिस, एवरी डे यू डू समथिंग एक्स्ट्रा। वापस सोने का, वापस उठने का, मन नहीं है कंट्रोल इट, मन तुम्हारे कंट्रोल में है, कंट्रोल इट, वापस करने का, वापस एफर्ट डालने का, वापस करने का, वापस एफर्ट डालने का, वापस करने का। एक टेस्ट आया, सर पढ़ाई नहीं हो रहा है, सर टाइम नहीं है, सर बीमार पड़ गया, ठीक है, बीमारी तुम्हारे हाथ में नहीं है, बीमार पड़ने के बाद, ठीक होने के बाद, कवर अप करने का बाद तुम्हारे हाथ में है, वो तो कर सकते हो ना। मैं बीमार नहीं पड़ता है, मैं भी पड़ता है, राजीव सर भी बीमार पड़ता है, मनोज सर भी बीमार पड़ता है, हम लोग बीमार पड़ के बोल रहे लेक्चर कैंसिल, चलेगा? तुम्हारा कितना नुकसान होगा? होता है, हम लोग भी होता है, फिर उसको मैनेज करने का और ज्यादा एफर्ट डाल के कंप्लीट करने का, सिंपल। ये एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर पढ़ाई करेगा ना तो ऐसा नहीं है कि पूरा जेल जैसा लाइफ है, यू विल बी एबल टू एंजॉय लाइफ ऑल्सो। और ये जो लोग सब क्लियर करता है, सीए इंटर, सीए फाइनल, फर्स्ट अटेम्प्ट, ये लोग भी सब मजाक मस्ती सब किया है। ये जो मोक्षित था, दोनों साल ट्रिप में आया, ये लोग भी मस्ती करता है, इनका ग्रुप पूरा था हम लोग के साथ स्टार्ट टू एंड, मजाक मस्ती भी चालू रहता है, घूमने फिरने भी जाता है, बट नॉट एक्सट्रीम लेवल में। पहला फोकस पढ़ाई, पढ़ाई होने के बाद सब कुछ बाकी सब आगे, क्योंकि करियर ऐसा लिया, टॉप 10 एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी लेवल का एग्जाम लिखता है तुम लोग। यूपीएससी मतलब सिविल सर्विस, सिविल सर्विस, आईआईटी और सीए, ये सब टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम में आता है। कैट, मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स, दीज आर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स यू आर गोइंग टू राइट, सीए का। अब इमेजिन करो, यू आर इन आईआईटी मुंबई और यू आर इन आईआईटी मद्रास। स्टूडेंट्स का टाइम टेबल देखो, लोग सवेरे 7 को चालू होता है कॉलेज, रात को 7 बजे खत्म होता है। फिर जाके रात को तुम रील्स में देखा रहेगा, रात को 5-6 जन रूम में बैठ के हॉस्टल में पढ़ता रहता है, थोड़ा मस्ती करता है, पढ़ता रहता है, थोड़ा मस्ती करता है, पढ़ता रहता है। इतना एफर्ट्स डालना पड़ता है, वो लेवल का एफर्ट्स चाहिए एक्चुअली, बट वो इंटर फाइनल में थोड़ा लगेगा तुमसे, बट फाउंडेशन लेवल, दैट इज द लेवल यू आर गिविंग। डोंट हैव दैट आइडिया, मजाक मस्ती में घुस गया लगता है। समझ रहे हो? परफेक्शन के लिए एम करने का, बेस्ट के लिए एम करने का, कोई काम बनेगा। थोड़ा टाइम में ढीला पड़ जाएगा, थोड़ा टाइम में ढीला पड़ जाएगा, छोड़ दो। फिर ऐसा नहीं है कि खाली सीए करना है, और कुछ है, दूसरा फील्ड है, वर्क ऑन दैट। सीए लिया है क्लास में टाइम पास करने का, चिल्लाने का, 10 मिनट लेट हुआ तो चलेगा, 15 मिनट लेट हुआ तो चलेगा, ठीक है, लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया लेक्चर, तो ठीक है, होने दो लेक्चर 10 मिनट लेट, थोड़ा जो लेट हुआ उसको कॉम्पेंसेट कर रहा है, काम होने दो उसके साथ, बने उतना डिसिप्लिन वे से काम करने का, दैट इज अटमोस्ट नीडेड।
अभी हो जाता है बारिश में, कभी कॉलेज से तुम लोग लेट आता है, ठीक है, अभी जो कंट्रोल में चीजें नहीं है वो नहीं है, बट उसके बाद तो जो कंट्रोल में है उसको तो मैनेज करने का है ना अपने को। अपने आप से अपना पैर पे गुलाड़ी मारेगा फिर नॉट गोइंग टू वर्क। ओनली अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बैच में से 30% स्टूडेंट, 45 में से 30% अराउंड 13-14 स्टूडेंट्स आर जेन्युइनली प्रिपेयरिंग फॉर सीए। रियल प्रिपरेशन जो चाहिए फाउंडेशन का वो कर रहे हैं। ओनली 13 to 14 स्टूडेंट्स। So expect that as of now I am expecting only 13 to 14 people to pass CA पास ज़्यादा हो सकता है, CA फाउंडेशन पास होगी, CA इंटर और CA फाइनल भी क्लियर करेगा, ऐसा नहीं तो जो एफर्ट्स है वो तुमको CA फाउंडेशन घसीट लेगा लेकिन इंटर फाइनल में अटका देगा। करने का क्या है, 12th का कुछ मिस किया है क्योंकि 12th इज द बेस, यहाँ पे 12th बेस लेके बाद में आगे का बिल्टअप होता है। तो 12th का जो मिस आउट हुआ, वीडियोस जो भी आ रहा है अकाउंट्स का रोज देखने का, मैथ का अगर मिस हुआ है जो क्लास में हुआ है सॉल्व कर लेने का, होमवर्क है वो सॉल्व कर लेने का, इको का जो मिस किया है उतना पढ़ लेने का, रोज का रोज मिस हुआ है मतलब नेक्स्ट लेक्चर ब्लैंक फेस लेकर झोकर के जैसा बैठेगा, अरे सर मैं एब्सेंट था, अरे सर मैं एब्सेंट था, वो तो एक्सक्यूज रहेगा ही तुम्हारे साथ। तो एब्सेंट रहे फिर तू भाई, सीए से भी एब्सेंट रहे, सीए डिग्री से भी एब्सेंट रह जाए और लाइफ से भी बाद में करियर से एब्सेंट रह जाए तू। एब्सेंटिज्म ही तुम्हारा एक्सक्यूज है तो फिर वही रहने वाले एंड तक। जो मैं 13-14 लोग का बात कर रहा है, एब्सेंट रहता है एवरी टाइम, द नेक्स्ट टाइम एवरीथिंग इज अपडेटेड। दैट इज द लेवल ऑफ एफर्ट यू शुड हैव। एब्सेंट रहा ठीक है, कंप्लीट करने का तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीटेड एवरीथिंग। सर टाइम ही नहीं मिला, टाइम है, सबके पास टाइम है। कोई नौकरी नहीं कर रहा है अभी, एनीवन इज डूइंग जॉब? नो वन। कॉलेज आधा टाइम जाता है नहीं जाता है, कॉलेज का मैं आज तक कभी बोल, देखो तेरे लिए खास बोल रहा था, हो गया वीडियो देखना। कॉलेज से मिट्टी भाई लेट छोड़ा हमारा। Yours also was till 6:20. Yours also was till 6:20. How come she came early? I left early. पूरा बैठ गया। बोलने का मतलब एफर्ट्स जो गया है तुम्हारा, एब्सेंटिज्म अभी लेट हुआ है, कुछ मिस हुआ है। काफी स्टूडेंट्स ये भी नहीं देखते जो लेट हुआ है, जो जिसका मैं बात कर रहा हूँ टॉप 30% वो ये भी देख लेते हैं, वो सामने से बोलते हैं वीडियो लिंक भेजो, मेरा इतना मिस हो गया स्टार्टिंग का, अगर लेट भी हुआ है तो। ये ऑन टू प्रिपरेशन है ना, बहुत जरूरी है, तो ही हो पाएगा। क्योंकि आईसीआई समझ गया है, पब्लिक टाइम पास के लिए सीए करता था, चलो फिल्टर टाइट करो, फाउंडेशन पे ही टाइट करो। पहले क्या होता था, फाउंडेशन सीपीटी था, बहुत इजी था, निकल जाता था, फिर सीए इंटर में फंसता था, फिर ना इधर का ना उधर का, अभी फाउंडेशन में ही मार डालता है, बोला तू सीए बन, तू सीए मत बन, इधर ही हटा, फाउंडेशन पे रिजल्ट फिल्टर कर लेता। उसमें से भी वो बेचारा मर मरा के बॉर्डर लाइन क्रॉस किया, उसको इंटर में अटका देता। उसको मालूम है कि ये बच्चा एफर्ट्स डाल रहा है, डिसिप्लिन में से कर रहा है, नहीं कर रहा है। A focused fool can achieve far more than a distracted genius. A focused fool can achieve far more than a distracted genius. Proven चीज है, मैंने देखा है साला ऐसा ऐसा स्टूडेंट्स लगे नहीं कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होएगा, बट द एफर्ट्स दे पुट इन फाउंडेशन एंड इंटर, भाई दिमाग नहीं रहेगा लेकिन काम में जोरदार, रोज कंप्लीट करके आने का, रोज एफर्ट्स करने का, सरल जी बोला ये करने का, ये करने का। फर्स्ट अटेम्प्ट सीए क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसा भी लोग है फर्स्ट अटेम्प्ट सीए क्लियर जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स। 12th में एब्सेंट रहा, फटाफट वही दिन कंप्लीट करने का। जो लेक्चर में सीए में एब्सेंट रहा बाय चांस, सीए में तो तुम लोग एब्सेंट रहता नहीं है इतना, दैट्स अ गुड थिंग, बट बाय चांस एब्सेंट रहा तो वो भी वही, रात को टाइम है, रात को कंप्लीट करो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है उधर कंप्लीट करो। कॉलेज का मैं कभी फोर्स नहीं किया है किसी को, कॉलेज में कोई तुम्हारा वो
तुम अलग जगह पे अपना डिस्ट्रैक्शन लेके जाएगा ना तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। कॉलेज भी अटेंड करने का है, ये भी करने का, वो भी करना है, सब साथ में कॉलेज। सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू डू दैट, यू विल गेट रिजल्ट्स। लेस जो काम का नहीं है वो चीज पे तुम टाइम वेस्ट करेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। कॉलेज में वही रिपीट होने वाला है। तुम्हारा क्या है टारगेट, सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्रैक करने का है, 12th बोर्ड्स में मार्क्स लाने का है। 12th बोर्ड्स के लिए कितना है, 80 मार्क्स तुम्हारा बोर्ड पेपर है, वो तुम्हारा क्लासेस में हो रहा है। 20 मार्क्स तुम्हारा इंटरनल्स का है, वो तुमको जाके कॉलेज में देने का है। अटेंडेंस में तुम्हारा 20%, 30%, 40% भी रहा, कॉलेज कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। बट पब्लिक क्या करता है, अभी हाँ सर ने बोला कॉलेज नहीं जाने का, कॉलेज मत जाओ, टाइम पास करो घर पे। वो करने का सेंस नहीं है कुछ। कॉलेज नहीं जा रहा है तो वो टाइम यूटिलाइज करो पढ़ाई करने के लिए। कॉलेज का तो इतना बर्डन है नहीं, जाता भी है नहीं जाता है, बाकी टाइम मिलता है तुमको पढ़ने के लिए। प्रॉब्लम इज द अदर डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्टेड जीनियस। सम ऑफ यू आर जीनियस बट डिस्ट्रैक्टेड गया, खत्म, एफर्ट्स नहीं डाला, गया। फोकस फुल आगे निकल जाए। फोकस चाहिए, एकदम पर्टिकुलर फोकस चाहिए। खुद से आवाज आएगा ना तो हो पाएगा, नहीं तो अभी भी बोल रहा हूँ, 2 चॉइसेस है, छोड़ दो, अभी छोड़ दो। सर्च फॉर अल्टरनेट करियर ऑप्शंस, लीव इट, लीव सीए, नॉट माय कप ऑफ टी, नॉट योर कप ऑफ टी, छोड़ दे। हम लोग भी धक्का मार के पास नहीं करवा पाएगा, पास हो गया तो इंटर में अटक जाएगा, बॉर्डर लाइन। एफर्ट्स डालने का है, 3 गुना मिनिमम एफर्ट्स डालने का है, कंटिन्यू करो, वरना रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी द सेम। एफर्ट्स में ही सब काम है, पेपर इज सेकेंडरी, रिजल्ट्स आर सेकेंडरी। एफर्ट्स तुम रोज का रोज जो करता है ना वही मैटर करता है। एग्जाम के दिन पे जस्ट अ फॉर्मेलिटी इट इज, यू आर गोइंग टू गो एंड राइट दैट पेपर। वन ऑफ द टेस्ट यू आर राइटिंग, लाइक वन ऑफ द क्लास टेस्ट, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। रिजल्ट का दिन इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, एवरीथिंग इज एफर्ट। और दिस इज नॉट द टाइम दैट यू हैव लॉस्ट, कि पूरा निकल गया और अभी टाइम नहीं है। जुलाई का टाइम है, खत्म हुआ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलमोस्ट दिसंबर सेकेंड वीक तक तुम्हारे पास टाइम है सीए पढ़ने का। ये 3 महीना छुट्टी रहेगा, फिर मार्च पूरा है, ऑलमोस्ट अप्रैल पूरा है, मई आधा है, तो कम से कम 7 साढ़े 7 महीना है, अभी भी देर नहीं हुआ है। बट अभी किया नहीं किया तो गए जाएगा आगे, अभी नहीं किया 2 महीने बाद उठाने जाएगा ना, फिर बर्डन बढ़ते जाए, उसके बाद होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? सर ट्रू और फॉल्स नहीं पढ़ा था, सर आंसर इन 1 सेंटेंस नहीं पढ़ा था। सर ऑब्जेक्टिव कौन पढ़ता है, वो तो देख के हो जाता है, इधर ही मार खाता है। अभी करने का है, आलस ही मरवाता है उधर, वो आलस को कंट्रोल करने का है तुम लोग। पेपर जो भी टेस्ट है, अगेन टेस्ट का प्रिपरेशन क्यों नहीं होता है? पूरा चैप्टर बोला, ये 2 चैप्टर का टेस्ट है, हाँ सर ने ये चैप्टर हमने तो क्लास में तो कर लिया है, अभी इतना 2-4 सम देख के जाते हैं, हो जाएगा। ये हो जाएगा, कौन बोला हो जाएगा? अपने आप से मान लिया हो जाएगा। सर से पूछ लेगा क्या क्या करूं, हम लोग बोलता भी है तुमको, उधर मैसेज में लिख के भेजता है, एटलीस्ट 6 to गो थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट 6 to 7 प्रॉब्लम्स यू राइट एंड सॉल्व। सीए में नहीं तो 4 to 5 प्रॉब्लम्स यू राइट एंड सॉल्व। लॉ का आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करने का। मैम भी बोलती है मैसेज में कैसे कैसे पढ़ना है, कंपाइलर पढ़ो, ऑडियो बुक्स देखो, सुनो, ये करो, पूरा गाइडलाइन है सामने। पीपल क्लियर सीए विदाउट क्लासेस, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल विदाउट क्लासेस, मॉड्यूल पढ़ के निकल जाता है। सीए का क्लासेस अभी ये जनरेशन में 30 साल से बहुत चल रहा है। 30 साल पहले सीए का क्लासेस नहीं था। आस्क एनी सीए बिफोर 30 years how they have studied, all on their own, mostly all on their own। क्या लेवल है प्रिपरेशन का सोचो, सब खुद से। फाउंडेशन तो छोड़ो, इंटर, फाइनल तक खुद से, विदाउट सिंगल क्लास, और रैंक लेके आता है पब्लिक। तुम्हारे पास सपोर्ट सिस्टम है ना, तो जितना वो लॉ है, कौन सा अल्जाइमर्स लॉ है, जितना टाइम रहेगा उतना वर्क उसमें फिट हो जाएगा। तुमको मैं बोलेगा 4 घंटे में ये काम करने का, 4 घंटे में होता है। तुमको मैं 16 घंटे देगा, 16 घंटे में वही काम होगा, ज्यादा नहीं होने वाला है। टाइम के हिसाब से वर्क उसको अकोमोडेट कर लेता है।
तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा ना, तुम्हारे टाइम वेस्ट कर लेगा. इट इज लाइक दैट ओनली, यूनिवर्सल रूल है. अपने को ये सिलेबस मई तक कंप्लीट करने का, तो अपन ऐसा क्लासेस ले रहे हैं. यही सिलेबस दिसंबर तक करना रहेगा ना, तो भी हो जाएगा. एक्स्ट्रा टाइम क्लासेस तुम भी आएगा, मैं भी आएगा, सब करके हो जाए. इट इज पॉसिबल. It is possible to complete entire CA foundation till December with 5 months spare. तो तुम्हारे स्टडीज में भी ये पॉसिबल है. जो भी टेस्ट आता है उतना ही पढ़ाई नहीं, उससे एक्स्ट्रा पढ़ाई भी पॉसिबल है, उससे डबल पढ़ाई भी पॉसिबल है. इट्स ऑल ऑन यू, हाउ मच एफर्ट यू आर रेडी टू पुट. एक्स्ट्रा वेस्ट्रा मत करो, चलेगा. जितना है उतना करना जरूरी है. उधर ढील छोड़ेगा नहीं बचाएगा भगवान. Alternate career option. Is it clear? Yes, व्योम दगा. सुन रहे हो बेटा? इधर और देख रहे थे आप. चलिए. Admission of a partner होमवर्क नहीं था कुछ? हाँ? चलो बढ़ते हैं आगे. See, today we are going to learn a new concept. थर्ड अगस्त बोला ना मैम, आज वॉइस नोट डाले. सुना? कौन सुनेगा? 1 मिनट. वॉइस नोट डाला मैम ने 3 मिनट का ग्रुप पे. Did you listen to that? Who all did not listen yet? Please sincerely raise your hand. देखो 1 2 3, बाकी सबने सुना? पक्का सुना? 1 2 3. अभी ये 3 लोग ने ऑडियो नोट भी नहीं सुना जो ग्रुप में आया. क्यों नहीं सुना? नोटिफिकेशन नहीं आता है? फिर मम्मी ने क्या काम दिया? हाँ, तो वो जो काम था वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज कंपेयर टू दिस. That's where the problem is. Priority. First focus CA, then 12th standard. बाकी सब secondary. तब जाके काम बने. Priority list में अगर चीज नीचे आ गया है ना, जैसे अभी तो बोला, अरे वो बोला था अभी मैं भूल गया. भूल गया तो खत्म, उधर ही गया. मम्मी जो भी काम देगा हाँ करके वापस वो आके मेरे को वॉइस नोट सुनने का, मेरे को ग्रुप पे क्या हो देखने का. ये प्रायोरिटी रहेगा तब काम बनेगा. वही उन्होंने ग्रुप ओपन किया है. 100 मैसेजेस रहेगा ना, 1000 2000. हाँ भैया, किस खुशी में ग्रुप ओपन नहीं किया? हो जाएगा. नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा. प्रायोरिटी रखो. नेक्स्ट टेस्ट जो भी आपका भी लॉ का है तो लॉ का पढ़ाई करो, अकाउंट्स का है तो अकाउंट्स का करो, मैथ्स का है तो मैथ्स का करो. ये रोज का रोज ऑल्टरनेट थोड़ा थोड़ा आगे पीछे टेस्ट इसके लिए रखते हैं, तो आपका प्रिपरेशन होता रहे उतना. और फिर तुमको लगता है कि अभी प्रिपेयर नहीं किया बाद में करेगा, वो बाद में करना. आया तो आया, नसीब आता ही नहीं है पहले तो, और आया तो डबल एफर्ट्स लगता है उधर. याद रखो, इवन अ सिंपल थिंग, ट्राई दिस एट होम. ट्राई करना एक सिंपल चीज कोई भी ट्राई करना. चलो एक मेरे को है ना, एक फ्लोर चढ़ने का है रोज. लिफ्ट रहेगा किसी के घर पे या स्टेयर्स रहेगा बिल्डिंग में. एक फ्लोर हैबिट रखना कि मेरे को रोज चढ़ के जाने का. एक फ्लोर मेरा बिल्डिंग का जो मैं रोज करता हूँ, वो नहीं कॉलेज वॉलेज के लिए जा रहे हो, क्लास के लिए आ रहे हो, वो नहीं. अलग से मैं उतरेगा, एक फ्लोर चढ़ के आएगा, अपना घर से निकलेगा, एक फ्लोर नीचे, एक दादरा, मतलब 10 स्टेप 20 स्टेप्स उतरेगा और ऊपर आएगा. ये हैबिट रख के ट्राई करना. 1 दिन होएगा, 2 दिन होएगा, 3 दिन, 4 दिन, एक ही तो फ्लोर है, कल 2 फ्लोर मार देगा. ऐसा हैबिट रखना है कि एक नहीं हुआ तो 2 करने का. 4था दिन जाएगा, 5वां दिन, 6वां दिन, 1-2 कर लेगा उतना. फिर 1 दिन गैप आएगा, तो आजकल 2 फ्लोर, 2 ही तो फ्लोर है, आराम से 2 माला चढ़ने में कितना जाता है. फिर कर लेगा 2 फ्लोर साथ में, फिर गैप आएगा, फिर गैप आएगा, फिर 3 फ्लोर हो जाएगा, फिर 4 फ्लोर हो जाएगा. 5 ही तो माला है, 5 माला तो ऐसे ही चढ़ लेता है अपन. कॉलेज में 5 माला चढ़ लेता है.
फिर 6, 7, 8, 9, 10, वो माला 50 माले पे कब पहुंच जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। 50 फ्लोर्स हो जाएगा इसका। वो इतना सिंगल हैबिट में मेंटेन करना है ना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। और पढ़ाई भी ऐसा ही है, रोज का रोज किया तो होएगा, मिस किया, एक दिन मिस किया कर लिया ठीक है, 2 दिन मिस किया कर लिया ठीक है, फिर वो हैबिट आते गया 50 चैप्टर साथ में आएगा। दैट्स हाउ इट गोस। दिखता नहीं है, ये है ना, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। स्लोली द प्रोग्रेस और द डिक्लाइन दिखता नहीं है, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कम टू, अरे इतना प्रोग्रेस कर गया, अरे इतना वाट लग गया, वो एक अरसे के बाद वो रिजल्ट दिखता है आपको। जिम जाता रहेगा ना, वो पब्लिक को बराबर से मालूम रहेगा, पहला दूसरा दिन एफर्ट डालेगा, 1 महीना एफर्ट डालेगा, कुछ नहीं दिखता है, ऐसा ही तो है बॉडी। फिर डालो कंसिस्टेंटली 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 12 महीने में थोड़ा थोड़ा दिखेगा, ये 2 साल 3 साल, फिर चिसल्ड बॉडी बनेगा। एवरीथिंग इट्स लाइक दैट, तुमको दिखेगा नहीं ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो अगर दोनों चीज ऐसा ही है, प्रोग्रेस भी ऐसा है और सामने डिक्लाइन भी ऐसा है। एवरी डे करेगा तो होएगा, नहीं तो नहीं होने वाला। चलो लेट्स सी नाउ, दिस इज अ न्यू कंसेप्ट नाउ, दिस इज कॉल्ड मेमोरेंडम रिवाइवल। अच्छा, लास्ट क्लास का 4 सम्स जो लोग एब्सेंट था किया सब कम से, व्हाट डू यू वांट, पेजेस, पेज नंबर आ रहा हूँ, पहले कंसेप्ट बताने का। हम लोग कोदार वाले लोग कौन कौन जानते हैं? दृष्टि दी, श्रीनी, प्रथम, लब्धि, तो गई भी नहीं थी उधर, आई भी थी, क्यों एब्सेंट थी? ये नहीं करने का, क्योंकि नहीं थे, कह के नहीं कह कंप्लीट। और कौन था? 1, 2, 3, 4 और 2 जन था, आर्यन किया कंप्लीट सब, कर लूंगा, कर लिया सब पूरा, 4 सम्स था, वेरी गुड। नहीं किया, दृष्टि ने नहीं किया, बट यू आर एब्सेंट ना, यू आर देयर इन द क्लास। कौन था? एक और 6 जन था, स्वीनी, प्रथम ने किया सब पूरा किया ना, 4 फुल 4 समझ में आया बराबर? वीडियो भी नहीं था, 1, 2, 3 ने बराबर कंप्लीट किया, लब्धि ने नहीं किया ना। और कौन था? आर्य ने नहीं किया। और कौन था? एक और था, है मेरे पास लिस्ट। और कौन था? एक और, हाँ कौन था? एक और विनय गढ़ा या दोषी या कंप्लीट नहीं। लास्ट लेक्चर थोड़ी आई थी लास्ट अकाउंट्स लेक्चर, 4 सम्स मैंने करवाया था। हमारा नाम क्यों डाला था मैंने? लास्ट 4 सम जो हमने वो 4 पार्टनर, वो बैनर्जी मलिक वाला सम किया था, ओल्ड माइनस न्यू करके, मालूम भी नहीं है लेक्चर, एब्सेंट भी नहीं किया कंप्लीट। क्यों? देखो अभी इधर इतना सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 6 जन एब्सेंट थे, 3 लोग ने किया है, 3 लोग ने नहीं किया है। इधर ही खोखलापन चालू होएगा, ये दिखता नहीं अभी। हाँ ठीक है ना, 1 लेक्चर है, ऐसा 2 लेक्चर होता है, फिर 4 लेक्चर होता है, फिर 6 लेक्चर होता है, फिर कल्याण हो जाता है, सफा चट। चलो बढ़ते हैं हम लोग मेमोरेंडम रिवाइवल पे। See what is memorandum revival? This concept was not there in 12th standard. Okay, this is there in CA Foundation. Memorandum revival. पहले कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। रिवाइवल अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? रिवाइवल अकाउंट बनाते हैं। सीए में रिवाइवल अकाउंट क्यों बनाते हैं? When do we make revaluation account?
एडमिशन में बनाते हो, रिटायरमेंट में बनाते हो, डेथ में बनाते हो, क्यों बनाते हो आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद रिवैल्यूएशन का मतलब क्या, आप क्या करते हो? कौन सा प्रॉफिट और कौन सा लॉस? जो प्रीवियस एसेट्स और लायबिलिटीज का प्रॉफिट और लॉस, बराबर है। बट क्या करते हैं क्या उसमें? समझो एसेट आपका लैंड है, 2 लाख का 3 लाख किया, मतलब क्यों 2 लाख का 3 लाख? मार्केट वैल्यू। यू ब्रिंग ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू मार्केट वैल्यू, बराबर है। कि आप क्या करते हो कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के दिन पे जो भी मार्केट वैल्यू है उस पे सारे एसेट और लायबिलिटी को लेके आते हो। मतलब क्या है, पहले तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिख रहा था, सॉरी कौन से वैल्यू पे दिख रहा था? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिख रहा था। अभी वो सारे एसेट्स और लायबिलिटी को किधर लेके आया? अपने मार्केट वैल्यू पे लेके आया, बराबर है। और उसका गेन और लॉस आपने रिवैल्यूएशन में डाल दिया, बराबर। और जो गेन और लॉस था कौन लेके जाता है? वो लेट से आपने कोई जमीन खरीदा था, बिल्डिंग खरीदा था, बिल्डिंग था 1 लाख का, बिल्डिंग था 1 लाख का आज से 10 साल पहले, और टुडे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये बिल्डिंग का वैल्यू हो गया है 3 लाख रुपया। कितना हो गया है? 3 लाख रुपया। तो आप 1 लाख से ये बिल्डिंग किधर लेके आते हो? 3 लाख पे। कि भाई आज के बाद अगर ये बिल्डिंग बिके भी तो 3 लाख में बिकेगा। तो इसका पिछला जो प्रॉफिट लॉस है वो किसको बिलोंग करता है? ओल्ड पार्टनर्स को। तो वो हम पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सारे एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे लेके आते हैं। अभी कभी कभी इन द पार्टनरशिप बिजनेस ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स want to keep the assets at same historical cost. They do not want to fluctuate the value. ठीक है? नॉर्मल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डालो और उसको डेप्रिशिएट करते जाओ। हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में देखा है, घड़ी घड़ी एसेट्स को रीवैल्यू करना अच्छी बात नहीं है, वरना आपका प्रॉफिट डांस करते रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा बिजनेस अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। तो कभी कभी कोई पार्टनर्स होते हैं फर्म्स वाले, वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें तो हमारे एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही दिखाने हैं, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हमें इनकी वैल्यूज चेंज नहीं करनी है। अब देखते हैं कि अगर वैल्यू चेंज ना की तो क्या होगा। अगर वैल्यू चेंज ना की मतलब बिल्डिंग 1 लाख का था और अब कितने का हो गया? 3 लाख का हो गया। तो कहना है से इस पे 2 लाख का प्रॉफिट है, बराबर है। अब लेट्स अज्यूम देयर वर 2 ओल्ड पार्टनर्स A and B. They were sharing profits and losses in the ratio of 1:1. And new partner, let's say Mr. C admit Y with 1/5 share. The new ratio between A, B and C is 2:2:1. Let's assume that 2:2:1 is the new ratio between A, B and C. तो अभी पार्टनर्स ने क्या सोचा कि नहीं, हम लोग हमारे एसेट्स के वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे, हम लोग हमारे एसेट्स के वैल्यूज चेंज करना जरूरी है, मार्केट वैल्यू पे लाना चाहिए। लाएंगे तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और नए वाले का उसमें कोई हक नहीं बनता है, उसको मिलेगा भी नहीं। सेम गोज फॉर रिटायरमेंट, सेम गोज फॉर डेथ ऑल्सो। पुराने पार्टनर्स का हक बनता है ना, पुराना प्रॉफिट पुराना लॉस। लेकिन कुछ पार्टनरशिप फर्म्स रिजिड होते हैं अपने वैल्यूएशंस को लेके, तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमें हमारे एसेट्स को किस पे रखना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, मार्केट वैल्यू पे नहीं लाएंगे हम लोग। किस पे रखना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखना है। अगर वो लोग ने ऐसे सोचा कि हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रखना है, हमें चेंज नहीं करना है, तो हम लोग रिवैल में करेंगे नहीं बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन। और बिल्डिंग कैसे दिखेगा? 1 लाख था, 1 लाख ही दिखेगा, नए बैलेंस शीट में भी 1 लाख दिखेगा, बराबर है। अब मान लो कि इमीडिएटली द नेक्स्ट ईयर और 1 ईयर लेटर यू सोल्ड ऑफ दैट बिल्डिंग, यू सोल्ड ऑफ दैट बिल्डिंग, तो बिकेगा कितने में? 3 लाख में बिकेगा, क्योंकि मार्केट भाव तो 3 लाख हो चुका है उसका, हमने रिवैल्यू नहीं किया, लेकिन मार्केट में तो प्राइस 3 लाख ही हो चुका है। तो 1 लाख का 3 लाख में बिका तो 2 लाख का प्रॉफिट होगा, बराबर है। अब ये 2 लाख का प्रॉफिट अगर पहले रिवैल्यू कर देते तो किसको जाता? ए और बी को जाता। लेकिन क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन नहीं किया तो यही 2 लाख का प्रॉफिट अभी जाएगा, तीनों को जाएगा। मतलब ये जो 2 लाख थे, अगर पहले ही हम लोग अच्छे से दिमाग से रिवैल्यूएशन कर लेते
जो हम नॉर्मली करते हैं, we bring the assets to the market value, and if you would have revalued the assets earlier, then the building value would have become 1 lakh से 3 lakhs, 2 लाख का प्रॉफिट हो जाता, 2 लाख का प्रॉफिट 2 जन में जाता, मिस्टर ए मिस्टर बी 1 lakh both are happy. The value of building is 3 lakhs in the balance sheet, and if it is sold then it will be sold for 3 lakhs. हाँ, अभी वो 3 का 4 में जा रहा है तो वो नए का फायदा है, उसमें नए का हिस्सा भी आ जाएगा, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न. लेकिन हमने 1 लाख से कितना बना दिया है बिल्डिंग? 3 लाख तो बना ही दिया है. तो पिछला प्रॉफिट लॉस किसको दे दिया हमने? ओल्ड पार्टनर. लेकिन व्हाट वी आर डिस्कसिंग, कुछ पार्टनरशिप में हम बोलते हैं कि नहीं, हमें 1 लाख से 3 लाख नहीं करना है, हमें 1 लाख का बिल्डिंग 1 लाख पर ही रखना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रखना है, हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे. क्योंकि वैल्यूएशन प्रिंसिपल, घड़ी घड़ी मार्केट वैल्यू चेंज करेंगे तो प्रॉफिट लॉस फ्लक्चुएट होएगा. करना चाहिए, बट कोई कोई बहुत रिजिडली हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करते हैं कि हमें चेंज करना ही नहीं है, कोई भी हो जाए, नो मैटर व्हाट. अब हाँ, तो अभी क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर वो लोग ने वैल्यूज चेंज नहीं की, तो क्या होगा? तो वैल्यू 1 लाख दिख रही है कि 3 लाख दिख रही है? 1 लाख की दिख रही है बुक्स में, तो 1 लाख की दिख रही है. मान लो 1 साल एडमिशन के बाद उन्होंने सेल किया तो कितने में बिकेगा? 3 लाख में बिकेगा, 2 लाख का प्रॉफिट होगा. ये 2 लाख का प्रॉफिट कौन शेयर करेगा? तीनों शेयर करेंगे, ए बी एंड सी, तीनों शेयर करेंगे, ए बी एंड सी. तो यही 2 लाख का प्रॉफिट जो पहले 2 पार्टनर्स में जाने वाला था, अब 3 पार्टनर्स में जाएगा इन द रेशियो ऑफ 2:1. So can I say A will get 80,000, B will get 80,000, C will get 40,000. ये लोचा हो रहा है. तो A को मिल रहा था 1 लाख, अभी मिलेगा 80. B को मिल रहा था 1 लाख, अभी मिलेगा 80. C को कुछ नहीं मिल रहा था, अभी मिलेगा 40,000. तो C की तो चांदी हो गई, तो C तो will be very happy. लेकिन A and B will become sad. तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पिछले प्रॉफिट पे किसका हक बनता है? ओल्ड पार्टनर का बनता है, बराबर है. तो ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए वो लोग एक रास्ता निकालते हैं कि दोनों काम हो जाए. अपना एसेट भी बुक वैल्यू पे दिखेगा और इसका जो गेन लॉस है ये भी एडजस्ट हो जाएगा. ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है, आज ही के दिन ये लोग चेक करेगा कि भाई कितना फर्क पड़ रहा है. पहले ए को 1 लाख मिल रहा था, अभी 80 मिल रहा है. प्रॉफिट का हिस्सा ए को 1 लाख मिलने वाला था, अभी 80 मिल रहा है. बी को 1 लाख मिलने वाला था, अभी 80 मिल रहा है. सी को कुछ नहीं मिलने वाला था, अभी 40 मिल रहा है. तो हु इज गेनिंग, हु इज सैक्रिफाइसिंग? तो आज ही के दिन ये लोग एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री मार देंगे, कुछ बत्ती चमका, जस्ट लाइक गुडविल. क्योंकि इस प्रॉफिट पे सी का कोई हक, जैसे फ्यूचर के गुडविल पे सी का कोई हक नहीं था, वैसे इस प्रॉफिट पे भी सी का कोई हक नहीं है. तो आज ही के दिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन इटसेल्फ ये लोग ये एंट्री कर देंगे, C to A to B. मतलब क्या करेंगे? C का कैपिटल 40 से घटा देंगे, A और B का 20 और 20 से बढ़ा देंगे. अब कोई चिंता वाली बात नहीं. अब भले ही बिल्डिंग 1 लाख पे दिखने दो, 1 लाख पे दिखने दो, 1 साल बाद 3 लाख में बिकने दो. 1 साल बाद 3 लाख में सेल भी हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट भी हुआ. Who will share that profit? A, B and C now after admission. Let A get 80, let B get 80, let C get 40. Will A and B be sad now? They won't be sad because already at the time of admission they have got this 20,000 from Mr. C. C का कैपिटल घटा के हमने A और B में ट्रांसफर कर दिया है. तो ये एंट्री अगर आपने कैपिटल में मार दी तो आपको एसेट को रीवैल्यू करने की भी जरूरत नहीं है, और अभी तक का प्रॉफिट लॉस भी आपने क्या किया? ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया. प्रॉफिट तो हो गया, एडजस्ट लॉस भी हो जाएगा. टेक अ रिवर्स एग्जांपल. लेट्स से द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाज 3 लाख बट नाउ इट इज 1 लाख. लेट्स से द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाज 3 लाख बट नाउ इट इज 1 लाख. सो देयर इज अ लॉस ऑफ 2 lakhs. This loss would have gone to Mr. A and B earlier if they would have revalued the building.
अग्री? 3 का 1 लॉस 2 लाख ए और बी को जाता. Now if they do not revalue, this loss will be going to all the 3 partners A, B and C. वही सिचुएशन आएगी. ए को पहले लॉस मिल रहा था 1 लाख, अभी लॉस मिल रहा है 80. ए तो खुश होएगा. बी को लॉस मिल रहा था 1 लाख, अभी लॉस मिल रहा है 80. बी भी खुश हो जाएगा. सी बेटा बेटा कोने में रोएगा. सालो एडमिशन में लेके आए और लॉस चिपका दिया 40,000 का, जो मेरे हक का लॉस है भी नहीं. तो प्रॉफिट अगर उसके हक का नहीं है तो लॉस भी उसके हक का नहीं है. तो ये और भी बोलेंगे रो मत. ठीक है, एडमिशन के वक्त ही हम तुझे कॉम्पेंसेट कर देंगे. एडमिशन के वक्त ही हम तुझे कॉम्पेंसेट कर देंगे. अब एंट्री क्या होगी कॉम्पेंसेशन की? उल्टी हो जाएगी. ए बी टू सी 20 20 एंड 40. इसका मतलब क्या है? ए और बी का कैपिटल घट जाएगा और सी का कैपिटल. एडमिशन के वक्त ही हो जाएगा ये काम. एडमिशन के वक्त ही ये काम हो जाएगा. ए और बी का घट जाएगा, सी का बढ़ जाएगा. अब सी को मिल गया 40,000, सी इज हैप्पी. अब 1 साल बाद या 2 साल बाद लेट द बिल्डिंग बी सोल्ड ऑफ. लेट द बिल्डिंग बी. बिल्डिंग कितना दिख रहा है अभी बुक्स में? 1 लाख. ये एंट्री किया है. ये एंट्री किया है तो बिल्डिंग कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है? 1 लाख. ये एंट्री नहीं किया है तो फिर इट इज 3 लाख. ये एंट्री क्यों करना पड़ा? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखना है ऐसे. तो बिल्डिंग इज रिफ्लेक्टेड एट स्टिल, मतलब यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 3 लाख. If you are doing this profit का thing then it is 1 lakh. If you are doing loss का thing then it is 3 lakh. मतलब जो भी बुक वैल्यू है उसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है. Are you understanding? अगर 1 लाख का बिल्डिंग था तो वो कितने में रिफ्लेक्ट हो रहा है? 1 लाख में रिफ्लेक्ट हो रहा है. और उसका प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री मार दिया? सी टू ए टू बी. तो सी ने लॉस खा लिया, ए और बी को पैसा मिल गया. फ्यूचर में प्रॉफिट होने दो. विल ए एंड बी बी सैड? प्रॉफिट के केस में will A and B be sad? No. A and B have already got the money. They are happy. They have shared that profit already. They have got their part of profit. अभी 1 का 3 में बेचने दो. A और B sad होने वाले नहीं है. भले ही 3 में डिस्ट्रीब्यूट होने दो, A और B sad होने वाले नहीं. अदर वे राउंड 3 लाख का 1 लाख हो रहा है तो 2 लाख का लॉस है. रीवैल्यू कर दिया तो ठीक है. रीवैल्यू नहीं करना तो बिल्डिंग कितने पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? 3 लाख पे हो रहा है. बिल्डिंग कितने पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? 3 लाख पे हो रहा है. बराबर है. लेकिन तभी के तभी आपने एंट्री मार दी एडमिशन के वक्त. ए बी टू सी 20 20 एंड 40. मतलब ए बी ने लॉस बेयर कर दिया, सी को 40,000 मिल गया. अब फ्यूचर में भले ही ये बिल्डिंग 1 लाख में बिकने दो. फ्यूचर में भले ही ये बिल्डिंग 1 लाख में बिकने दो. विल सी बी सैड? क्या सी कोने में बैठ के रोएगा? नहीं रोएगा, क्योंकि ऑलरेडी ए और बी ने सी को कॉम्पेंसेट कर दिया है. ऑलरेडी ए और बी ने सी को कॉम्पेंसेट कर दिया है. यही होता है मेमोरेंडम रिवैल्यू. यही होता है मेमोरेंडम. सर एक डाउट आता है कि भाई आगे जाके बिल्डिंग इधर 1 लाख का 3 लाख तो कर दिया, लेकिन आगे जाके 5 लाख में बिका तो ठीक है ना. ऊपर का जो 2 लाख है वो तो तीनों में ही बटने वाला था. पहले भी तीनों में बटने वाला था, अभी भी तीनों में जाने वाला है. अपना प्रॉब्लम कब तक का है? एडमिशन के डेट तक का. एडमिशन में उस दिन बिल्डिंग की क्या वैल्यू थी उसका प्रॉफिट लॉस पुराने पार्टनर को मिलना चाहिए. अब आगे जाके 3 का 4 हो या 3 का 5 हो या 3 का 2 लाख भी हो जाए, उससे अपने को कोई फर्क तो नसीब की बात है. प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस. हमारा टारगेट क्या था? डेट ऑफ एडमिशन. डेट ऑफ एडमिशन तक मार्केट वैल्यू जो है उतना प्रॉफिट लॉस हमने किस में एडजस्ट कर लिया? ओल्ड पार्टनर्स. न्यू टू ओल्ड या ओल्ड टू न्यू. इज दिस क्लियर? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल. व्हाई द हेल डू यू ओपन अ मेमोरेंडम रिवैल अकाउंट? बिकॉज देयर इज सम zid in the partners, rigidity in the partners, that they do not want to change the historical cost. This not only belongs to building but all the assets and all the liabilities. They do not want to change the book values. They want to keep the book values as it is. Historical cost is a principle they are following. This is the accounting principle किया था ना हमने. What are principles? Accounting policies. What are policies? Concept के अंदर, standard के अंदर पॉलिसी. एफआईएम किया तो एफआईएम फॉलो करेगा, आरपीएम किया तो आरपीएम फॉलो करेगा. दे डोंट वांट टू डाइवर्ट फ्रॉम दैट पॉलिसी. हिस्टोरिकल कॉस्ट इज वन ऑफ द पॉलिसी.
आगे जब थियरी करवाऊंगा तब और पॉलिसीज आएंगी। कभी कोई करंट कॉस्ट पे रखता है, कोई नेट प्रेजेंट वैल्यू पे रखता है, कोई रिप्लेसमेंट वैल्यू पे रखता है, तो अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस दे फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जो वहां पे एसेट है उस वहां पे रखो, फिर डेप्रिशिएट करो उसको। ओके, यहाँ पे रिजिडली दे वांट टू फॉलो व्हाट, अभी प्रॉब्लम आ गया साला, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखेगा और बाय चांस एसेट बेचेगा तो प्रॉफिट लॉस तो तीनों में जाएगा। ये लोचा है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो साला एसेट को भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखना है और प्रॉफिट को भी एडजस्ट करना है, तो उसके लिए क्या करते हो, ये एंट्री एक्स्ट्रा पास कर देते हो, आइदर C to A to B या A B to C। तो इसमें दोनों काम हो गया आपका। क्या दोनों काम हो गया समझा? एक काम क्या हो गया, एसेट आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है, और उसका प्रॉफिट लॉस भी ऑटोमेटिकली ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के बीच में एडजस्ट हो गया। तो अगर फ्यूचर में वो एसेट बिकेगा तो किसी को फायदा नुकसान होने वाला है कि नहीं होने वाला? जो था वो मार्केट वैल्यू जितना तक हो गया, उसके बाद अगर कुछ हुआ, मतलब 3 का 1 लाख तक का तो हो गया। अभी 1 लाख का बिल्डिंग 50,000 में बिकेगी, 40,000 में बिकेगी, 20,000 में बिकेगी, 2 लाख में बिके, वो जो प्रॉफिट लॉस है वो किसको बिलोंग करता है? तीनों को ही बिलोंग करता है, तीनों के नसीब की बात है, वो होने दो। उससे अपने को फर्क, हमने कहां तक का एडजस्टमेंट्स कर डाला, टिल द डेट ऑफ एडमिशन। टिल द डेट ऑफ एडमिशन कोई सुख दुख का बात अभी नहीं है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल। अभी यही चीज हम लोग मेमोरेंडम रिवैल में कैसे बताएंगे। लेट्स से बिल्डिंग वैल्यू वाज 1 लाख और अभी 3 लाख हो गया। बिल्डिंग वैल्यू वाज 1 लाख और अभी 3 लाख हो गया है। तो देखते हैं इधर मेमोरेंडम रिवैल कैसे बनता है, 2 पार्ट्स में बनता है। मेमोरेंडम रिवैल इज मेड इन 2 parts, first half, second half. First half looks exactly like normal reval. First half looks exactly like बिल्डिंग 1 से 3 लाख हुआ, बड़ा की घटा, सो बाय बिल्डिंग 2 लाख। ओके, नीचे जो काउंटर पार्ट होता है ना मेमोरेंडम रिवैल का, वो इसका ऑपोजिट होता है। मतलब जो यहाँ क्रेडिट हुआ वो वहां पे डेबिट, और जो यहाँ पे डेबिट वो यहाँ पे क्रेडिट। तो ये बाय बिल्डिंग है, तो इसका काउंटर पार्ट इधर आ जाएगा 2 बिल्डिंग। आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, बिल्डिंग 1 लाख से 3 लाख, बिल्डिंग 1 लाख से 3 लाख हुआ है, लेकिन आपको बिल्डिंग की वैल्यू चेंज, तो आपने क्या किया, पहले बिल्डिंग को बढ़ाया फिर बिल्डिंग को घटाया, इधर बाय बिल्डिंग इधर 2 बिल्डिंग 2 लाख रुपया। ओके, फिर क्या करते हो, ये जो ऊपर वाला माला है ना, इसका प्रॉफिट लॉस विल गो टू ओल्ड पार्टनर्स, इसका प्रॉफिट लॉस विल गो टू ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। मतलब 1 लाख 1 लाख, ए और बी थे ओल्ड, और नीचे वाले माले का प्रॉफिट लॉस है ना, इट विल गो टू ऑल द 3 पार्टनर्स इन द न्यू रेशियो। दिस विल गो टू ऑल द 3 पार्टनर्स इन द न्यू रेशियो। तो 80 80 एंड 20। एंड इफ ऊपर वाले प्रॉफिट ऊपर वाले पार्ट में प्रॉफिट है तो नीचे वाले पार्ट में लॉस होगा, और ऊपर वाले पार्ट में अगर लॉस है तो नीचे वाले पार्ट में प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऑपोजिट है। तो इधर बाय बिल्डिंग इधर 2 बिल्डिंग किया तो बिल्डिंग गॉट नलिफाइड। इधर क्या मारा मैंने, मेमोरेंडम रिवैल टू A टू B बराबर, ऊपर का प्रॉफिट 2 पार्टनर में गया, मेमोरेंडम रिवैल टू A टू B। नीचे वाला जो लॉस है वो कितने पार्टनर्स में गया, तीनों पार्टनर्स में गया, A B C टू मेमोरेंडम रिवैल, यस और नो। दिस इज 80,000 80,000 40,000 एंड 2 lakhs। इज दैट राइट? अब इसका नेट इफेक्ट देखो क्या हुआ, मेमो रिवैल कट हो गया। A का क्रेडिट में 1 लाख है, डेबिट में 80 है, तो कहना चाहिए इधर 20 बचा, इधर 80 है, इधर 1 लाख, इधर 20 बचा, तो बचा क्या, C to A to B which is 40 20 and 20। जो एंट्री मैंने इधर लिखा था वही था, C to A to B। मतलब क्या हुआ, C का कैपिटल से हड़प के A और B में ट्रांसफर कर दिया, आज ही के दिन ट्रांसफर कर दिया। कितना ट्रांसफर कर दिया, 40,000। आज ही के दिन हमने कितना निकाल के डाल दिया, C से 40,000 A और B में डाल दिया। अब फ्यूचर में भले ही ये बिल्डिंग 3 लाख में बिके, भले ही ये प्रॉफिट तीनों शेयर करे,
भले ही A को 80 मिले, भले ही B को 80 मिले, भले ही C को 40 मिले, will A and B will be sad? होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? 20-20 हजार भले ही कम मिल रहा है, लेकिन एडमिशन के वक्त उनको वो 20,000 मिल गया है। यही एंट्री है, लेकिन थ्रू मेमोरेंडम रिवैल करते हैं। क्यों थ्रू मेमोरेंडम रिवैल करते हैं? क्योंकि एक एसेट नहीं है ना, बहुत सारे हैं, तो घड़ी घड़ी कैपिटल को क्यों छेड़खानी करने का? जस्ट लाइक इन डिसोल्यूशन वी डोंट डू एवरी टाइम प्रॉफिट लॉस इन कैपिटल, वी डू इट इन रियलाइजेशन, राइट? तो यहाँ पे वही चीज हम लोग किसमें करते हैं? मेमोरेंडम रिवैल। एंड हाउ टू मेक मेमोरेंडम रिवैल? वेरी सिंपल। देखो वन सेकेंड, ऊपर वाला पार्ट इज व्हाट? नॉर्मल रिवैल। नीचे वाला पार्ट है ना एग्जैक्ट ऑपोजिट। क्या हुआ? बोल बोल। 20 है, 20 80 40 है। हाँ इधर 40 है, 80 and 40 बराबर, 80 40। ओके, दिस इज क्लियर? ऊपर वाला पार्ट कैसा दिखता है मेमोरेंडम रिवैल का? नॉर्मल रिवैल। ऊपर जो भी एसेट क्रेडिट हुआ है, नीचे वही एसेट डेबिट हो जाएगा। ऊपर जो भी एसेट डेबिट हुआ है, नीचे वही एसेट क्रेडिट। लायबिलिटी भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, डजंट मैटर। अपना काम क्या है? ऊपर जो क्रेडिट किया नीचे डेबिट कर दो, ऊपर जो डेबिट किया नीचे क्रेडिट कर दो। ऊपर के माले का प्रॉफिट लॉस किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर। नीचे के माले का किसको जाएगा? न्यू पार्टनर। जब आप दोनों एंट्री क्लब करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका पूरा प्रॉफिट लॉस एडजस्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली पूरा प्रॉफिट लॉस एडजस्ट हो जाएगा, मतलब एक तीर से दो शिकार। क्या काम हो गया आपका? नंबर 1, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट और लायबिलिटी पड़े रहे। एंड नंबर 2, उनका आज के दिन तक का जो भी प्रॉफिट लॉस था वो ऑटोमेटिकली कैपिटल में एडजस्ट होगा। फिर आगे जाके बिकने तो मार्केट वैल्यू पे। विल एनीवन बी सैड और विल एनीवन बी हैप्पी? नो। टिल द डेट ऑफ एडमिशन एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद तो पहले भी उसके बाद कुछ होता था, हमारे कंट्रोल में नहीं था, तो अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। बराबर? बोल क्या डाउट था? ओके, समझ में आया पक्का? कैसे करना है मेमोरेंडम रिवैल बताओ। फर्स्ट पार्ट, ऊपर वाला पार्ट इज नॉर्मल रिवैल, जो बढ़ रहा है घट रहा है कर डालो। नीचे वाला पार्ट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट, जो एसेट क्रेडिट हुआ उसको डेबिट करो, जो डेबिट हुआ उसको क्रेडिट करो। एसेट तो नलिफाई हो गया, इंक्रीज डिक्रीज। और ऊपर के माले का प्रॉफिट लॉस किसको जाएगा? ओल्ड। नीचे का न्यू। ये ओल्ड को दोगे और ये न्यू को दोगे, तब जाके नेट इफेक्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत। ऊपर वाला ओल्ड को दो, नीचे वाला न्यू। और ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ तो नीचे लॉस ही होगा, ऊपर अगर लॉस हुआ तो नीचे प्रॉफिट होगा। इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? वांट मी टू एक्सप्लेन विद दैट एग्जांपल? 3 लाख और 1 लाख का? डिड यू गेट इट पक्का? 3 लाख का 1 लाख हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? 2 लाख का लॉस। तो 2 बिल्डिंग आएगा 2 लाख, और इधर बाय बिल्डिंग आएगा 2 लाख। ये 2 बिल्डिंग है तो इधर लॉस है, ये लॉस कौन लेगा? ए और बी। इधर प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट कौन लेगा? ए बी सी। ये दोनों को मर्ज करोगे, मर्ज तो खाली जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सब में तो आप डायरेक्टली मेमोरी रिवैल से एंट्री कर सकते हो। तो मर्ज करोगे तो एंट्री खाली ये उल्टा हो जाएगा, सी टू ए टू बी का हो जाएगा ए बी टू सी, 20 20 एंड 40। So no one is at loss, no one is at gain. Everyone is happy. Plus you have kept the assets at historical cost. दोनों काम आपके बन गए। समझा? अब इसका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। पता कैसे चलेगा कि साला मेमोरेंडम रिवैल करना है कि नॉर्मल सम है? क्वेश्चन में मस्त स्वर्णाक्षरों में दिया हो, बहुत सारे हैं। इजी वाला लेते हैं पहले। नहीं, एसेट आर स्टिल एट 1 लाख ओनली। बैलेंस शीट में एसेट 1 लाख ही दिख रहा है, कैपिटल में चेंज कर इसका प्रॉफिट लॉस कैपिटल में एडजस्ट कर। बैलेंस शीट में तो एसेट्स आर स्टिल एट 2 लाख। हाँ कॉस्ट 1 लाख की। नहीं वही मतलब डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन दैट इज ऑल रीवैल्यूएशन। वो सब जो डेबिट्स है वो क्रेडिट, तो क्रेडिट
खाली रिवैल्यू। हाँ बोलो, बेच रहे तो उसका ओल्ड पार्टनर मिल जाएगा, फिर वो इसमें नहीं दिखेगा, सीधा ओल्ड पार्टनर में डिस्प्ले। तो क्या चाहिए? गर्मी हो रहा है, ठंडी लगे, ठंडी लगे, बोलना है सर। चलो, all of you take some number. One minute. See, yeah. Look at sum number 26. Look at 26 sum. ध्यान से पढ़ो. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. मिला? What is 3:2? OR. Their balance sheet as on 31st March 2016 is given below. You have the balance sheet. On 1/4/2016, they admit C on the following terms. C will bring 50,000 as capital and 10,000 as share of goodwill and 10,000 as goodwill. मतलब इसे 50 plus 10 60 कि 40 plus 10 60? 50 plus 10 60. Hope that is clear now. Provision for doubtful debts is to be made on trade receivables at 2%. What is that? RDD. 0 से RDD बढ़ गया. ठीक है, अभी सब देख लेने का, लेकिन एंड में लास्ट पॉइंट मैटर करेगा. Inventory to be written down by 10%. Reval. Pre-owned premises to be revalued 2,40,000. Plant to be revalued at 35,000. Furniture at 25,000. Office equipment at 27,500. These are all revaluations. Partners agree. This point matters. Point number 5. Partners agreed that the values of the assets and liabilities remain the same, and as such, there should not be any change in their book values as a result of the above mentioned adjustments. ये मैटर करता है. One second read. Partners agreed that the values of assets and liabilities remain the same, and as such, there should not be any change in the book values as a result of the above mentioned adjustment. मतलब ऊपर कुछ भी करो, लेकिन book value तो same रखना है. ये कंडीशन दिखे तो ही आपको क्या बनाना है? मेमोरेंडम, वरना बनाने का नहीं. You are required to make necessary adjustments in the capital accounts of the partners and show the balance sheet of the new firm. तो यही कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स में आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं, यही दिखाएंगे हम लोग. एंड बैलेंस शीट तो फुल फ्लेजेड लेजर है. खाली रिवैल की जगह क्या बनेगा आपका? मेमोरेंडम रिवैल. तो ड्रॉ द अकाउंट्स, मेमोरेंडम रिवैल, बैंक, कैपिटल एंड बैलेंस शीट. हाँ, फॉर्मेट बता देता हूँ. फॉर्मेट खाली एक लाइन बीच में मार देना है बस. नहीं, रिवैल का एक ही रहता है. रिवैल इज सिंगल कॉल, खाली बीच में एक लाइन बस. रिवैल को खाली बीच में से डिवाइड कर देना, दैट इज मेमोरेंडम रिवैल. दिस इज अ मेमोरेंडम रिवैल. हाफ हाफ मतलब 3/4 में बनाओ ये रिवैल. हाँ, 3/4 का हाफ है. पूरे पेज पे मत बनाओ रिवैल, इतना बड़ा नहीं है. अरे जो रिवैल था ना उसका डबल. रिवैल अगर 5-6 लाइन में होता है तो मेमोरेंडम रिवैल 10 लाइन में बनाओ. जितना रिवैल था ना उसका डबल. जो ऊपर है वही डेटा नीचे है, उधर कुछ नहीं है. बीच में ऐसे ही लाइन बना देने का बस. दिस इज फर्स्ट हाफ, दिस इज सेकंड हाफ ऑफ मेमोरेंडम रिवैल. अपर हाफ, लोअर हाफ. कुछ नहीं, खाली ऊपर ही आएगा, इधर ही आएगा. पर्टिकुलर अमाउंट एक ही बार बस. ये पूरा एक ही अकाउंट है, एक ही अकाउंट का 2 पार्ट है.
एक ही मेमोरेंडम रिवाल का दो पार्ट्स है। एक ही बार ऊपर लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट, दो बार नहीं लिखना है, दो अलग अलग अकाउंट नहीं है, वो एक ही अकाउंट है। और पार्टनर्स ABC है ना, दिस इज अ मॉड्यूल सम। दो जन एब्सेंट है, कौन कौन है? अरहम, हाँ अरहम शाह और मेमोरेंडम रिवाल अकाउंट सेम जस्ट लाइक रिवाल। एग्जाम में आज तक एक आध बार ही आया है, जस्ट वन, वेरी रेयरली इट हैज बीन। नॉर्मली तो रिवाल ही रहता है, पार्टनर चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एक ही बार, एक क्या दो, एक ही बार शायद आया, जस्ट वन। एडमिशन रिटायरमेंट है, तीनों में से एक आता ही है 10 मार्क का, कौन सा आएगा कोई पता नहीं। 10 से 15 मार्क, ऑप्शन कुछ नहीं, आया तो वही करना पड़ेगा। 10 से 15 मार्क का आ सकता है। मोस्टली सब मार्केट वैल्यू पे ही लाता है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है। आगे वाला भी दोनों थियोरेटिकल, मेमोरेंडम रिवाल इतना यूज नहीं है, बट है मॉड्यूल में भी है तो करने का। चलो करें, बोलो क्या पेपर, शीट फुल स्किप चाहिए, बुक खत्म हो गया। चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट 4 स्टेप्स रिमेन द सेम, चालू करो फटाफट। फर्स्ट स्टेप इज बैलेंस, चलो फर्स्ट स्टेप इज बैलेंस, गो फॉर बैलेंस। $2 lakhs and 1 lakh बराबर है। बैंक बैलेंस was 10,000। Go for reserves. You got any reserves or losses? No sir. रिजर्व लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। खाली जो 5th स्टेप है एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड, वही कंसीडर करना है आपको। गुडविल पे जाते हैं। गुडविल इज आल्सो वेरी सिंपल ओवर हियर बिकॉज़ सी ओआर दिया है 3:2, एनआर दिया है कुछ, तो ओआर इक्वल टू एसआर, आप 12 के जैसा डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो। बट कैसे करना है, पहले एंट्री आएगा कैपिटल का, तो बैंक टू सीज कैपिटल कितना 60,000, ओके 50 + 10, याद आया। बैंक टू सीज कैपिटल 60,000, सीज कैपिटल में बाय बैंक 60,000, 60,000 आ गया। अब ये 60 में से कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, 10 शेयर ऑफ गुडविल करना है। कौन से रेशियो में करेंगे आप, 3:2 सैक्रिफाइस रेशियो में कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, C to A to B, so directly you can do C to A to B, which ratio SR, SR क्या है 3:2, I think this 10 will be 6 and 4। इसमें कुछ नोट की जरूरत नहीं है, कुछ आपने कैलकुलेट नहीं किया, OR - NR सीधा है, SR दिया हुआ है। तो C to A to B, तो C में to A cap 6,000, A cap में by C cap 6,000 बराबर। C में to B cap 4,000 and B में by C cap 4,000। How will you know whether you have done it right or wrong? A और B का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और C का कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। Is that clear? You got that?
Now, C to A to B, that is a part of goodwill. Then you go for reval. How to make memorandum reval now? How will you make memorandum reval? First part is normal reval. पहला ऊपर वाला part normal है. Provision for doubtful debts. What is that? RDD. So it is 2 RDD or by RDD. 2 RDD 2% of trade receivables, which is 500. पहले ऊपर वाला का part खत्म कर लो. There inventory written down by 10%. So 2 की by 2 inventory is 10%, that is 3000. The freehold premises at 240. बढ़ गया I think. So buy freehold premises. Buy freehold premises, that is 40,000. बराबर है. What next? Plant at 35. So 2 plant or buy plant? 2 plant account, that is 5,000. ये घट गया. ये सारे assets liabilities market value पे ला रहे हैं पहले. And office equipment at 27,500. ये बढ़ गया. So buy office equipment account. This is कितना? 2,500. तो पहले क्या किया? और भी है क्या? फर्नीचर है. फर्नीचर at 25 है. ओके. फर्नीचर 20 का 25 हो गया. So buy furniture 5,000. तो पहले क्या किया हमने? सारे के सारे एसेट बढ़ा दिए या घटा दिए, जो भी है. फिर अभी यहाँ पे क्या करेंगे? उसका रिवर्स इफेक्ट देंगे. इधर जो बाय में इधर 2 में लिख देने का, तो इधर छाप ही देना है आपको. वापस आप नलिफाई कर रहे हो. 2 freehold premises 40,000. 2 office equipments 2,500. 2 furniture, it is 5,000. Buy RDD, it is 500. Buy inventory, it is 3,000. And buy plant, it is 5,000. That's it. जो ऊपर लिखा नीचे उसका ऑपोजिट. ऊपर देखो क्या आ रहा है अभी? प्रॉफिट आ रहा है. कितने का? 39,000. टोटल नहीं, प्रॉफिट 39,000. 39,000 का प्रॉफिट है. किसको जाएगा ये पता है आपको? ओल्ड पार्टनर्स. ए कैप, बी कैप. 23,400, 15,600. एंड नीचे ऑटोमेटिकली अगर ऊपर प्रॉफिट है तो नीचे लॉस ही आएगा ना, उतना ही आएगा क्योंकि आपने रिवर्स इफेक्ट दिया है. लेकिन ये किस में जाएगा? तीनों में जाएगा. ए कैप, बी कैप एंड सी कैप. कितना आ रहा है? रेशियो एनआर क्या है? 3:2. कर लो कैलकुलेट नोट बना के. ओ आर एस आर एक्चुअल एस आर एन आर. फाइंड आउट द न्यू रेशियो. न्यू रेशियो ढूंढ लो सब लोग. ओ आर एस आर एक्चुअल एस आर एन आर. मेक अ स्मॉल नोट. कैलकुलेट द न्यू रेशियो. क्या हो? न्यू रेशियो कैलकुलेट आ जाए ना. ओ आर एस आर एक्चुअल एस आर एन आर. कर लो कैलकुलेट एनआर. ओ आर एस आर एक्चुअल एस आर एन आर. 12:8:5, right? NR is 12:8:5. Divide this into 12:8:5. 18, 720, 12,480, 7,800. बाय पार्टनर कैपिटल का इधर क्या आएगा? 2 मेमोरेंडम रिवैल. इंस्टेड ऑफ 2 रिवैल यू राइट व्हाट? 2 मेमोरेंडम रिवैल. बाय कैपिटल का 2 मेमो रिवैल. 18, 720,
12,480 and 7,800 and two partner capital का corresponding effect by memorandum reval account 23,400 and 15,600 ऐसे भी बता सकते हो या फिर मेमोरेंडम रिवैल को काट के नेट इफेक्ट भी देना है तो नेट इफेक्ट भी दे सकते हो. यू कैन शो इट बोथ द वेज, बोथ द प्रेजेंटेशंस आर फाइन. उसका नोट दिखाना पड़ेगा. अगर आप नेट दिखा रहे हो तो आपको ये दोनों एंट्रीज दिखानी पड़ेगी. कैसे? देखो नेट इफेक्ट कैसे दिखाओगे आप. पहला एंट्री होगा आपका मेमोरेंडम रिवैल टू व्हाट, ए कैप टू बी कैप. कितना था? 39,000, 23,400 and 15,600. ओके. एंड दूसरा पार्ट था ए बी सी कैप टू व्हाट, मेमोरेंडम रिवैल. बराबर है. ए बी सी कैप टू मेमोरेंडम रिवैल 18,720, 12,480 and 7,800 and total is 39. ओके. देन यू शो द नेट एंट्री. नेट एंट्री में क्या होगा? ये कट हो रहा है यहाँ पे. ए कैप में कितना बचेगा? आई थिंक 23,400 माइनस 18,720 कितना आ रहा है? करो. 23,400 minus 18,720 is how much? 4680. 4,680. And 15,600 minus 12,480 is 3120. 3,120. तो ये नेट इफेक्ट हुआ. C cap to A cap to B cap. Can you all see that? तो या तो आप ऐसे दिखाओ एंट्री मेमोरेंडम के साथ, या तो आप ऐसे दिखाओ. ये नोट बन जाएगा आपका और ये एंट्री आएगी. C to A to B. Still the net effect will remain the same. Answer will be the same. दोनों वैसे कर सकते हो. हाँ. बैलेंस शीट पूरा क्वेश्चन से छाप देने का, एक्सेप्ट बैंक. बैंक विल चेंज, बाकी सब विल रिमेन सेम. समझा? क्वेश्चन से ही छाप सकते हो बैलेंस शीट, क्योंकि ऑल द वैल्यूज आर सेम एज बिफोर. यू हैव नॉट रीवैल्यूड इवन अ सिंगल एसेट. वाया मेमो. इसमें क्या हुआ? आपका नेट इफेक्ट पूरा एडजस्ट हो गया. मतलब क्या हुआ? मेमो का समझा? इधर क्रेडिट किया, इधर डेबिट किया. ऐसे लिखो या ऐसे लिखो. इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट लायबिलिटी अभी बुक वैल्यू पर ही है, बट उनका जो मार्केट वैल्यू तक का प्रॉफिट लॉस था अब तक का, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया पार्टनर्स कैपिटल में. अभी यहां तक का प्रॉफिट लॉस सेट ऑफ हो गया. क्या हुआ? ये वाला एंट्री, ये तो करस्पॉन्डिंग एंट्री है. मेमोरेंडम रिवैल में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय मेमोरेंडम रिवैल. ये वाली. हाँ, तो ये वाली मेमोरेंडम रिवैल टू ए टू बी, ये वाली ए बी सी टू मेमोरेंडम रिवैल. फिर मैंने इसको कट किया, मेमोरेंडम रिवैल नलिफाइड. इसमें डेबिट इतना, क्रेडिट इतना, तो इतना बचा, इसमें इतना बचा, तो ये दोनों का क्रेडिट है और इसका डेबिट है. जो बचा वो लिख दिया कंबाइन करके. समझा? ये दोनों एंट्रीज को मर्ज करके लिख सकते हो डायरेक्ट. कौन से दो एंट्री? मेमोरेंडम टू ए कैप टू बी कैप एंड ए बी सी टू मेमोरेंडम रिवैल. ये दोनों को लिख के मर्ज करके सीधा नेट इफेक्ट मारा तो भी सेम ही आएगा. या तो ये करो बाय मेमो टू मेमो, या तो ये करो सी टू ए टू बी. दोनों में इफेक्ट विल रिमेन द सेम. गॉट इट? आइदर वेज इट इज फाइन. या ये वाला करोगे तो वर्किंग करना पड़ेगा, ये वाला करोगे तो वर्किंग की जरूरत नहीं. ये भी करके रखो साइड में, और करके रखो ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन के लिए. ऐसा भी चलेगा. कर लो, बैलेंस कर लो. कितना आ रहा है? 210. एक मिनट. हाँ, इसका 107120 और 4 4221. पीसीए जैसा कुछ नहीं है. ए कैप
B cap, C cap, 210,680,107,120, 42,200. Total 3,60,000. 4,10,000. अरे इसका 3,60,000 आया ना? बैंक में आई थिंक 70,000 आना चाहिए. हाँ बोल भाई भी. अब पूछिए. यही तो किया ना, वो अल्टरनेट है, चलेगा. ये नहीं किया, ये किया तो ये नोट बनाने की जरूरत नहीं. बैंक इज 70,000. बाकी अभी कोई भी एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करना है कि नहीं करना है, सबका बुक वैल्यू क्वेश्चन से ही छाप देना है. समझ में आया? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2 लाख है. प्लांट हो गया आपका 40,000. फिर फर्नीचर हो गया आपका 20,000. फिर ऑफिस इक्विपमेंट भी सेम 25. इन्वेंट्रीज आर 30,000. ट्रेड रिसीवेबल विल यू राइट आरडीडी? नो, सब क्वेश्चन से छाप देने का. बैंक लिख दिया. ये बाजू ट्रेड पेएबल्स आर 50,000. कितने पे टैली हो रहा है? 4,10,000. सर उसमें प्रॉफिट ऑन रिवैल मेमोरेंडम रिवैल इधर इधर नहीं उधर प्रॉफिट ऑन लॉस हाँ यू कैन राइट प्रॉफिट ऑन मेमोरी वैल, लॉस ऑन मेमोरी वैल. दोनों लिखे. हाँ that's it. Profit on memory well and loss on memory well. That's it. दोनों प्रेजेंटेशन क्लियर? कैसे दिखा सकते हो? या तो मैंने किया वैसे दिखाओ, टू मेमोरी वेल बाय मेमोरी वेल, या तो फिर नेट C to A to B both the effects are fine, will get the same answer. इस ये किया तो नोट बना देना. ओके, लॉजिक क्लियर? मेमोरी वेल सारे एसेट लायबिलिटी एट बुक वैल्यू एंड यू शो द प्रॉफिट और लॉस. चेंज किया ओ भाई, कैसा हो गया? टारगेट ही था कि उनको बुक वैल्यू पे रखना है, सारे ओल्ड वैल्यूज लिखने हैं. रिवाइज लिखा सर. एसेट लायबिलिटी में कोई भी रिवाइज्ड वैल्यू दिखेगा क्या? नहीं, सारे बुक वैल्यू. ये तो फायदा हुआ ना, एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू पे उनका प्रॉफिट लॉस सेटअप हो गया. समझा? नेक्स्ट want you all to try this sum. Sum number 39. या कैसे आरडीडी भी बढ़ा के 0 कर दिया है? मतलब क्या है कि आरडीडी का लॉस प्रॉफिट एडजस्ट हो चुका है, मतलब लेट द रेटर्स बी बैक एडजस्ट हो जाए, मानना नहीं. एवरीथिंग ऑल एसेट्स ऑल एसेट्स इन अ वे आरडीडी भी आप रिवैल्यू कर रहे हो 0 to, ये भी नहीं. ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटी. सम नंबर 39, उसमें जर्नल एंट्रीज भी पूछा है. दिख रहा है आपको? Give the necessary entries, prepare reval and balance sheet. Reval means here which reval? Memory reval. Okay? बनाओ. जर्नल भी है, पहले लेजर करना है उसके बाद जर्नल करना. लास्ट सब. सम नंबर 39. हाँ, उसमें जर्नल एंट्री में खाली ये एंट्री अलग होगा, एक के जगह 2 आएगा. नहीं, ये एंट्री आएगा ही नहीं. डेबिट क्रेडिट गेट्स नलिफाइड, खाली ये एंट्री आएगा. जर्नल एंट्री में खाली ये इसका
रीवैल्यूड, इसका रीवैल्यूड आएगा ही नहीं, खाली मेमो रिवैल टू ए कैप बी कैप एंड ए बी सी टू मेमो रिवैल। जर्नल में करवा रहा हूँ, जर्नल गाइड मत करो, पहले लेजर करो। जर्नल में करवाऊंगा, लेजर करो। जर्नल में 4 या 5 एंट्रीज ही आएगा। चलो ध्यान से करो, संभाल है जो बैग है। जर्नल में करवा रहा हूँ, जर्नल गाइड मत करना, पहले लेजर करो। सम नंबर 39। 10 मिनट में उड़ाओ लेजर फटाफट, 10 मिनट। हाँ आ जाओ। क्यों? तो कल बोल देना क्यों नहीं सी वालों को नहीं, सी वालों को इसके लिए बोला। करो चलो। सब एनिमेटेड में मत है, जगह नहीं है। एक दो जन ठीक है, अपना अपना हाँ 2 दिन चलो। हाँ ये देखो, ये दिखा नहीं। थर्ड बैच में मस्त स्लीप है। नहीं, कल टेस्ट है उसके और सी वाला नॉन से ना सी अभी संडे का कबूल किया नहीं ले रहा तो भाई नॉन से अपने करो करो सॉल्व करो। कैसे करना है मेमोरेंडम रिवैल? जम रहा है, ऊपर का पार्ट इज नॉर्मल रिवैल, नीचे का पार्ट इज ऑपोजिट। 39। अच्छा पता कैसे चला मेमो रिवैल करना है वो समझा? पीछे देखो, पॉइंट नंबर 6 that the values of liabilities and assets other than cash are not to be altered। मतलब समझा, पुराना वैल्यू सेम रखना। ओके चलो करते जाओ। ABCD 4। इसमें टोटल कैपिटल कितना लाएगा डी?
16. All of you got that? और इस 16 में से हम कितना हड़प लेंगे? 6,000 as goodwill. And do you need to make any note for goodwill? I don't think so. SR is what? Equal है. तो क्या होगा एंट्री फॉर गुडविल? D2 A2 B2 Is this clear? D में से घटेगा A और B C में बढ़ेगा. D से कैपिटल घटेगा A B C का बढ़ेगा. और आगे भी कुछ दिया है. 1/2 ऑफ गुडविल इज विड्रॉन. विड्रॉन की एंट्री क्या होगी? कैपिटल टू बैंक. केस 2 करते थे ना विड्रॉन. दिख रहा है? तो वो एंट्री भी करना है तो उसका एंट्री क्या होगा? कैपिटल टू बैंक. बट 1/2 मतलब कितना? 1000 कैश लिखते हैं. इक्वल है ना? SR and OR both are equal. Did you get it? गुडविल क्या दिमाग में? हेलो. 1/2 is withdrawn, so that is case 2. मतलब वहां का case 2. अगर withdrawn दिया है तो कर लेने का withdrawn. Withdrawn will be very rarely. NR कैलकुलेट कर लेना ना. OR SR एक्चुअल SR है. हाँ उसका अकाउंट है क्या? डिस्काउंटेड बिल डिसऑर्डर सेम. डिस्काउंटेड कर डिसऑर्डर अकाउंट. Unrecorded liability है ना. Discounted bill dishonored. You can write unrecorded liability state to unrecorded liability and by unrecorded liability. Unrecorded liability है. 1200 Unrecorded liability वही अकाउंट या तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड. मैं 3 बोला था. मैं वो रॉन्ग बोल रहा है क्या? कितना आ रहा है फटाफट बोलते जाओ. डेबिट में 2 स्टॉक फुल स्टॉक 1200 नेक्स्ट. 2 फर्नीचर 500 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 1300 हाँ वेबसाइट माय बिल्डिंग 50,000 बस इतना ही है. आया ये मेमोरेंडम रिवाइल वाला पार्ट आया. हेलो. टेल मी द प्रॉफिट आ रहा है ना ऊपर.
तीन आएगा 1:1:1:1 एनआर ढूंढो एनआर कैलकुलेट कर लो सब लोग एनआर का नोट बना देना इसको भी इक्वल ही देना 1:1:1:1 है नहीं 1/4 शेयर है बोला था क्या है बैलेंस 22,000 हाँ 3 and 7 जर्नल में डिस्कस कर रहा हूँ अभी ट्वेल्व है टोटल कैश खाली चेंज होगा आपका बाकी सब एसेट छाप देने का क्वेश्चन में से बाकी सारा एसेट लायबिलिटी विल यू चेंज द वैल्यूज नो सेम एज बिफोर कितना आ रहा है वही तो पर्पस था 14 आ रहा है कैश बाकी सब छाप दो क्वेश्चन डेटर्स एंड स्टॉक 12 furniture 5 buildings 25 BR1 creditors 6 और BP 3 tally 37 और द जर्नल जमा रिवाइज मेमो रिवाइज जर्नल एंट्रीज कितने आएंगे आपके 1 2 3 4 5 एंट्री 5 एंट्री अगर आपने वो भी मेमोरेंडम रिवाइज का नेट इफेक्ट डाला है तो 4 ही आएगा चेक भी करना सर उसमें पूरा डाल के जर्नल में डाल देते चेक भी करना क्या राइट की रहोगे बैलेंस शीट में ये करना बैलेंस शीट अगर 54 में 13,000 क्योंकि उतना ही नहीं कैश का ही डिफरेंस है 5 एंट्रीज ही आएगा वो भी अगर मेमो रिवाइज का नेट मारा तो 4 ही आएगा 5 एंट्रीज करेंगे 5 लिखो अभी इसमें कंजूसी मत करो चलो लिखो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी बताओ नरेशन भी लिखना है तो सुनो जरा ध्यान से बैंक टू हाँ सॉरी कैश टू डी कैप लिखो कैश टू डी कैप कितना 16,000 come on write down cash to decap 16,000 being capital and share of goodwill brought by D cash to decap 16,000 cash to decap 16,000 being cash, being capital and share of goodwill brought by D. Being capital and share of goodwill brought by D. That was the first entry. Otherwise, it would have been reserves and losses, right? But यहाँ पे कोई reserve losses नहीं है. So cash to decap 16. Being capital and share of goodwill brought by D. बराबर? Come on. Second
गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? डी टू ए टू बी टू सी, डी कैप टू ए बी सी, डी कैप टू ए बी सी, डी कैप टू ए बी सी कितना आएगा? डी कैप टू ए बी सी 6,222, डी कैप टू ए बी सी 6,222. Being share of goodwill adjusted in partners capital. Being share of goodwill adjusted in partners capital. ये कॉमन नरेशन है गुडविल का सीए के लिए. शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल. शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल. सिंपल. इट इज ऑलवेज लीडिंग टू सैक्रिफाइस. कॉमन नरेशन सबका, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सबका. शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल. शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल. मिला? क्या नहीं, रुको ना बेटा, आने दो वहां पे. नेक्स्ट थर्ड एंट्री क्या होगा? ये विड्रॉ भी किया है. ए बी सी टू कैश. ए कैप, बी कैप, सी कैप टू कैश. ए कैप, बी कैप, सी कैप टू कैश. ये दिख रहा है? ये विड्रॉ भी किया है. तो ए कैप, बी कैप, सी कैप टू कैश. being half cash withdrawn towards goodwill. 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 Half cash withdrawn towards goodwill. Okay. मिला? नेक्स्ट मेमो रिवैल का क्या एंट्रीज आएगा? अभी सुनो ध्यान से. नॉर्मली आप 3 कर देते, डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट, लॉस. वो नहीं करना है क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट नलिफाइड है, ये और ये नलिफाइड है. तो खाली क्या बचेगा? मेमो रिवैल टू ए बी सी कैप एंड दूसरा बचेगा ए बी सी डी टू मेमो रिवैल. तो पहले ये करो. मेमो रिवैल टू ए कैप, बी कैप, सी कैप. राइट डाउन. Memo reval to A cap, B cap, C cap. Memo reval to A cap, B cap, C cap. Being profit on memo reval distributed to old partners in old ratio. Being profit on memo reval distributed to old partners in old ratio. Being profit on memo reval distributed to old partners in old ratio. ये वाला एंट्री है. मेमो रिवैल टू ए बी सी कैप दिख रहा है? ये वाला 4 4 4 12. हेलो. अभी नेक्स्ट पार्ट में आएगा ए बी सी डी टू मेमो रिवैल. ए बी सी डी टू मेमो रिवैल. being loss on reversal of assets and liabilities. Being loss on reversal of assets and liabilities. Being loss on reversal of assets and liabilities transferred to new partners in new ratio. Being loss on reversal of assets and liabilities transferred to new partners in new ratio. Is that clear? Loss on reversal बोलते हैं. Is that clear? पहले प्रॉफिट टू ओल्ड एंड लॉस ऑन रिवर्सल टू न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो. 5 ही एंट्रीज आएगा. ये भी 4 एंट्री कर सकते हो. क्या आएगा तुम्हारा? अगर 4 एंट्री है तो मेमो रिवैल कट हो जाएगा. ओके. और उसमें लिखने का द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मेमो रिवैल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल. डायरेक्ट नरेशन. प्रॉफिट और लॉस ऑन मेमो रिवैल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल. ओके. अगर नेट इफेक्ट मारा है तो यहाँ पे 2 अलग है. Profit transferred to partners capital and loss, reversal loss transferred to partners capital new ratio. Got it? अभी एक सम होमवर्क 1 मिनट. सम नंबर 35 मिनट लिखो. सम नंबर 35. सम नंबर 35. क्या बोला भाग्यराज जी? वो तो बोला प्रॉफिट और लॉस ऑन मेमो रिवैल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल.
ओके, एक मिनट, सम नंबर 35 दिख रहा है, उसमें जनरल रिजर्व दिख रहा है, क्या करेगा? उसको रिवेल में नहीं, वो बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। He shall have 1/4 share in goodwill and profit of the firm which is acquired in equal proportion from X and Y. So what is the sacrifice ratio? Sacrifice is 1:1, OR is 3:2. Hope you got that. फिर X and Y withdraw 50%. He shall bring 40,000 as share of goodwill and 20,000 as 40,000 as capital and 20,000 as goodwill. So total कितना लाया? 60. 20 plus 20 नहीं, 40 plus 20. और वो 20 कौन हड़प लेगा? X और Y नीच रेशियो 1:1. इधर कुछ OR माइनस NR करने की जरूरत दिया है, सैक्रिफाइस रेशियो 1:1. 10-10. Got it? X and Y to withdraw 50% of the goodwill coming to their credit and allow the other 50%. ये समझ में आया? आधा विड्रॉ किया है, विड्रॉवल की एंट्री अभी किया था. प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड, स्टॉक डेप्रिसिएटेड, आरडीडी. अच्छा, आरडीडी क्या दिया है? देखो, आरडीडी ऑफ 1000 टू बी क्रिएटेड, मतलब क्या? 2 का 3 की 2 का 1, 2 का 1. रिवाइज्ड वैल्यू इज 1, रिवाइज्ड वैल्यू इज 1. ऐसा 2 का 3 मत कर देना, 2 का 1. तो इधर बाय आरडीडी, फिर नीचे 2 आरडीडी 1000. गॉट इट? 2 का 1 हो गया. अमाउंट ऑफ 6000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी, मतलब तो इधर फायदा हो गया. बाय क्रेडिटर्स और नीचे 2 क्रेडिटर्स. Partners agreed that the values of assets and liabilities remain the same and there should be no change in the book values because of the above mentioned adjustment. So basically, memo रिवाल सब करने के बाद memo रिवाल दिया. Prepare partners capital, P&L adjustment दिया, but that is what you have to make. Memo रिवाल, new balance sheet, no journal, only ledger. Try to complete it in 10 to 15 minutes. Is it clear? एक ही सम होगा, इज्जत से करना. कोई डाउट है तो मैसेज करना. We are meeting